हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी स्टिमुलस होता है उसको हम बार बार किसी देते हैं जिससे किसी का बिहेवियर चेंज होता है, तो ये टेम्प्ररी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो the temporary changes in behavior caused by the continuous delivery of a stimulus is called। तो देखो, जब भी कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो धीरे धीरे हम उसकी ओर कम प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, वो शुरू में तेज आवाज़ से बहुत डरता है, लेकिन हम बार बार तेज आवाज़ उसके सामने देते हैं तो बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, उसके लिए बार बार सुनने पर उसकी आदत हो जाती है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए अभ्यस्तता, हैबिचुएशन। ऑप्शन बी अधिगम, लर्निंग। ऑप्शन सी अस्थायी अधिगम, टेम्पररी लर्निंग। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मैंने आपको बताया, जब कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो इंसान उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, अभ्यस्तता। क्वेश्चन सेकंड, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं पूछा है कि अध्यापक को कौन सी विधि का यूज़ करके क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। ऑप्शन सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। ऑप्शन डी संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। तो जो बी, सी और डी है, ये तो पॉजिटिव दिख रहे हैं कि किसी विचार को दोहरा रहे हैं, रिपीटिंग एन आइडिया और बिहेवियर विद परसिस्टेंस। ऑप्शन सी भी सही है, एंडोर्समेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और ऑप्शन डी संदेश के साथ कुछ भी एसोसिएट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो आ जाता है। तो बी सी डी ऑप्शन पॉजिटिव दिख रहा है। तो दबाव से किसी बच्चे पे हमें दबाव से नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट ऑप्शन ए है। तो आंसर भी इसका ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding achievement motivation? इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अचीवमेंट मोटिवेशन होता क्या है। तो जो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, इसका मतलब होता है कुछ हासिल करने की इच्छा, कि व्यक्ति को कुछ हासिल करना है तो उसके अंदर जो भी इच्छा है उसको बोलते हैं। जैसे उसको ग्रोथ चाहिए, सोशल मोटिव चाहिए, ये सब हो जाता है इसमें। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी अचीवमेंट मोटिव इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये भी सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की असंतुष्टि महत्वपूर्ण है तो अब उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। इफ़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल एबिलिटीज इज इम्पॉर्टेंट देन अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी कॉल्ड द ग्रोथ मोटिवेशन। यानी किसी को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी पर्सनल एबिलिटी से, तो वो इंसान को ग्रोथ मोटिवेशन की ओर ले जाती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, इफ़ द एम्फेसिस इज ऑन कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स दैन अचीवमेंट मोटिव्स कैन बी कॉल्ड सोशल मोटिव्स। अगर व्यक्ति आपस में कंपटीशन करते हैं तो वो सोशल मोटिव की ओर ले जाती है। तो ए बी सी राइट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन राइट हैं, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन 4, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। यानी इस ऑप्शन में दे रखा है 6 से 10 वर्ष में बच्चा किस में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ऑप्शन ए इन रिलीजन, बी इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन सी इन सेक्सुअल रिलेशन। ऑप्शन डी इन स्कूल। तो जो 6 से 10 साल का बच्चा होता है वो मिडिल चाइल्डहुड में होता है। इस उम्र में बच्चे का ध्यान स्कूल, पढ़ाई, दोस्त, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, और इसमें बच्चा सोशल एकेडमिक डेवलपमेंट इस बच्चे का बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादातर स्कूल में होता है। क्वेश्चन 5,
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? This theory states that the human brain is like an iceberg that is mostly hidden and has 3 levels of consciousness. यानी जो 3 टाइप्स के माइंड बताए हैं, ये थ्योरी किसने दी है, जिसमें कॉन्शियस आता है, सबकॉन्शियस आता है, अनकॉन्शियस आता है। कॉन्शियस मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस जो पास्ट का हमको याद है, अनकॉन्शियस जो हम भूल गए हैं। तो जो आइसबर्ग होता है वो अनकॉन्शियस के पार्ट के अंदर आता है। तो ये किसने दी थी? ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्हीं की थ्योरी को हम बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 6, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? यानी जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा खेल में व्यक्त करते हैं, खेलने चले जाते हैं। तो इसमें से बच्चा कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वो होता है जिसमें अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं। इसमें बच्चा अपनी कोई गलती तो किसी पर डाल नहीं रहा, तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें होता है असली भावना को इसमें होता है किसी पर गुस्सा है लेकिन जाकर कहीं और उतारना। जैसे किसी पर गुस्सा है तो बच्चा जाकर खेल में उतार रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक बार ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, इसमें जो भी असली भावना होती है उसके अपोजिट व्यवहार करना। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो, किसी से नफ़रत करते हो तुम, लेकिन उसके सामने तुम उसको प्यार शो कर रहे हो, तो नफ़रत है, प्यार शो कर रहे हो, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन में आ जाएगा। और अब ऑप्शन डी देखते हैं, सब्लिमेशन। इसमें नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव काम में लगाना, ये होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि बच्चा गुस्सा कर रहा है लेकिन वह खेलने के लिए जा रहा है, कहीं और अपना गुस्सा उतार रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आ गए हम क्वेश्चन 7 पे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्य को, आवश्यकताओं को। इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए समायोजन यानी एडजस्टमेंट मीन मतलब होता क्या है। जो समायोजन होता है खुद को अलग अलग परिस्थितियों में ढालना ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ये होता है जिसमें व्यक्ति संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा है। कि समायोजन से तात्पर्य क्या होता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब है क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी हम इसमें से ही बताना है कौन सा इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन ए जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी यानी बाल अपराध। ऑप्शन बी कमज़ोरों को डराने वाला यानी इंटिमिडेटिंग द वीक। ऑप्शन सी भगोड़ापन यानी जो स्कूल से भाग जाते हैं। और फ्यूजिटिवनेस। डी है स्वालीनता यानी ऑटिज़म। तो जो ए है, बी है, सी है, ये तीनों इमोशनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है। और जो डी है ऑटिज़म यानी स्वालीनता, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जिसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब आ गए हम क्वेश्चन 9 में। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है।
प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान कर सकते हैं, इस ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा द्वारा, बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन बी मुख्य धारा में डालकर, बाय पुटिंग इट इनटू द मेन स्ट्रीम। ऑप्शन डी सी समाकलन द्वारा, यानी बाय इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले इन ऑप्शन को समझाती हूँ मैं। जो ऑप्शन ए है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इस सिस्टम में बच्चे की आपसे अनुसार नहीं बदल, मतलब बच्चे की जो भी अनुसार होते हैं सिस्टम पूरा बच्चे के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और जो बी है मुख्य धारा में डालकर, इसमें बच्चों को बस शामिल कर देते हैं इसमें, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इंटीग्रेशन, इसमें बच्चों को खुद एडजस्ट होना पड़ता है। और जो ऑप्शन डी में से तो पूछ रखा है कोई नहीं, तो जो बी है और सी है ये तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसमें पूरा सिस्टम बच्चों के अकॉर्डिंग बदलता है, तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो भी मेंटल हेल्थ होती है, बच्चों मेंटल हेल्थ को अच्छे बनाए रखने के लिए कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, यानी को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऑप्शन सी रुचियों की विभिन्नता, यानी जितने बच्चों का इंटरेस्ट होता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, द रोल ऑफ द टीचर एंड द स्कूल इन्वायरमेंट। जो ऑप्शन ए है को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ बोल रहा है, ये हेल्पफुल तो है बच्चों के लिए, मददगार, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें सबको इम्पोर्टेंस मिल पाए। कोई बच्चा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई कम कर सकता है। तो हम इससे अच्छा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं एक बार। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम तो ज़रूरी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अकेले हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन देखते हैं। रुचियों की विभिन्नता, इसमें जो बच्चा होता है सभी की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, तो सभी बच्चों की रुचियों के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पॉजिटिव इसमें पॉइंट देखना है तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ओवरऑल सबसे पावरफुल फैक्टर यही लग रहा है, क्योंकि अगर रोल ऑफ द टीचर स्कूल में अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो बच्चा भी पॉजिटिव महसूस करेगा, अपनी बात कह पाएगा टीचर के सामने, और स्कूल का इन्वायरमेंट भी अच्छा है तो बच्चे को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, जिससे बच्चों का मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।